सुबह सुबह का वक्त था। सोनम की देवरानी पलक शीशे में देखकर अपने बालों में हेयर कलर लगा रही होती है। तभी वहाँ पर सोनम आ जाती है और पलक को देखकर बोलती है। क्या कर रही हो सुबह सुबह पलक? अरे कुछ नहीं, बस बालों में कलर लगा रही हूँ। ओह अच्छा, तो तुम बुढ़िया से जवान बन रही हो। आपको तो बस मौका चाहिए मेरा मजाक बनाने का। अब मैं क्या करूँ अगर मेरे बाल कम उम्र में ही सफेद हो गए हैं तो? इन सफेद बालों की वजह से ना तुम एकदम बुढ़िया लगती हो। खैर अगर तुम्हारे बालों में कलर लग गया हो तो रसोई में आकर काम करवा दो। बस आ रही हूँ दीदी, 10 मिनट लगेंगे। अगर एक भी बाल छूट गया तो फिर वो अजीब सा लगेगा। थोड़ा जल्दी लगाओ, रसोई में आ जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। मैं अकेले कब तक सारा काम करती रहूंगी। चलिए चलिए मैं आ रही हूँ, चिंता मत कीजिए। सोनम वहाँ से चली जाती है। पलक अच्छे से बालों में कलर लगाकर अपनी जेठानी की मदद करने के लिए रसोई में चली जाती है। कम उम्र में ही पलक के सर के सारे बाल सफेद हो गए थे, जिस वजह से ज्यादातर लोग तो उसे उम्रदार समझने लगे थे। कई लोग उसे बुढ़िया कहकर भी चिढ़ाया करते थे। उनमें से एक उसकी जेठानी सोनम भी थी, पर बेचारी पलक कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। ऐसी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर आती है उनकी सास उमा और आवाज देते हुए बोलती है। अरे बुढ़िया देवरानी और जवान जेठानी की रसोई में क्या बन रहा है? आज नाश्ता बन गया क्या, या और इंतजार करना पड़ेगा? माँ जी बन गया है नाश्ता, बस अभी लेकर आ रहे हैं। जी बस 1 मिनट रुक जाइए। सोनम और पलक जल्दी से टेबल पर नाश्ता लगा देते हैं। तभी गर्मी की वजह से पलक के सर में लगाया हुआ कलर टपक कर उसके माथे पर आने लगता है। ये देखकर उमा उससे बोलती है। अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने, बालों को रंगाकर अपने माथे को नहीं। तूने माथा भी रंग लिया है क्या अपना? क्यों, क्या हुआ माँ जी? तेरा ये कलर ना सारा टपक टपक कर माथे पर बह रहा है। जा जाकर सर धो ले, वरना तेरा माथा भी काले रंग में रंग जाएगा। बेचारी मेरी देवरानी को जवान होने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। पता नहीं आजकल की लड़कियां क्या खाती हैं और क्या ही पीती हैं, जो इनके इतने कम उम्र में बाल पक जाते हैं। बताओ, इससे ज्यादा काले और घने बाल तो मेरे हैं। तो अब मैं क्या करूं? गंजी हो जाऊं? तो क्या मेरे सर पर काले बाल आ जाएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। मुझे बुढ़िया देवरानी मंजूर है, लेकिन टकली देवरानी ना बाबा ना, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जा जाकर सर धो ले, पता नहीं कहाँ से जवान बुढ़िया हमारे पल्ले पड़ गई। उमा और सोनम की बात सुनकर पलक वहाँ से चली जाती है और अपना सर धो कर आती है। अब कलर होने के बाद पलक के सर के सारे सफेद बाल काले हो जाते हैं और वो जवान दिखने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब क्योंकि कलर ज्यादा दिन तो टिकता नहीं है, इसलिए पलक को 4 से 5 दिन बाद ही अपने बालों में फिर से कलर करना पड़ता है। वक्त गुजरता है, सर्दियों का मौसम आ जाता है। अब सर्दियों में कलर लगाकर बार बार सर धोने से ठंड लगा करती थी, जिस वजह से वो कलर का इस्तेमाल कम कर देती है। एक दिन जब पलक रसोई में अकेले खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर उमा की पड़ोसन विमला आती है और पलक के सिर के सफेद बाल देखकर बोलती है। अरे उमा, इतनी भी क्या जल्दबाजी पड़ गई तुझे, जो तूने इस काम वाली बाई को रख लिया? और देख तो इसकी उम्र कितनी ज्यादा है। मेरे को तो नहीं लगता कि तुझे इसको रखने की जरूरत थी। और वैसे भी तेरी तो 2-2 बहुएं खुद की है, फिर तुझे क्या नौबत आ गई? अरे वो काम वाली नहीं है, बहू है मेरी। है? बहू है? कौन सी वाली बहू है? अरे पलक बहू है, और कौन होगा? तू पूछी ऐसे रही है जैसे 150-200 बहुएं हैं मेरी। ये पलक है? अरे बाप रे बाप, इसके बालों को क्या हो गया? उसी से पूछ ले क्या हो गया, मुझे क्या पूछ रही है? पलक बहू, जरा बाहर तो आना बेटा। जी आंटी जी कहिए, क्या हो गया? बहू, ये तेरे बालों का रंग बेरंग कैसे हो गया? जहाँ तक मुझे याद है पहले तो तेरे काफी लंबे काले घने बाल हुआ करते थे, फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया बहू? ये रंग कैसे उड़ गए तेरे बालों के? वो आंटी जी, मैंने अपने बालों में ना कलर करवाया है। क्या क्या कलर करवाया तूने? लेकिन मुझे तो लग रहा है ना कि बहू तूने कलर उड़वाया है। बहू सही कह रही हो, तेरे पहले वाले बाल ना बहुत सुंदर थे, पता नहीं तूने क्या ही करवा लिया अब। वो क्या है ना, आजकल वो वाला कलर ट्रेंडिंग है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर करवाया है। बहू बुरा मत मानियो, लेकिन इस वाले बाल में ना तू बड़ी गंदी सी लग रही है। और तू रसोई का जब काम कर रही थी ना, तो मैंने दूर से देखा, मुझे लगा कि कोई 70 साल की बुढ़िया काम कर रही है। विमला सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सोनम आती है
सोनम के काले घने लंबे बाल देखकर विमला बोलती है। अपनी जेठानी के बाल देख कितना बढ़िया है। और पता नहीं तूने कलर करवा के ना क्या ही करवा लिया, बालों का सत्यानाश करवा दिया। कलर करवा लिया? किसने कलर करवाया है आंटी जी? और किसने? इस पलक ने ही करवाया सफेद रंग का कलर। और इसी ने तो थोड़ी देर पहले बताया था मुझे। अरे झूठ बोल रही है ये, इसके बाल सफेद हो गए हैं, कोई कलर नहीं हुआ है। हाय हाय तौबा, यानी तेरी देवरानी जवानी में ही बुढ़ी हो गई। राम राम राम। ऐसे ही विमला भी अब बेचारी पलक का खूब मजाक बनाती है, लेकिन पलक वो बेचारी अब भी किसी से कुछ नहीं कह पाती। दिन गुजरते हैं, पलक और सोनम मिलकर अपने घर की रसोई और बाकी के सारे काम संभालती हैं। लेकिन कहीं न कहीं पलक के सफेद बालों की वजह से हर कोई उसको बूढ़ी बूढ़ी कहा करता, जिस वजह से बेचारी अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी रहा करती। कई तरह के शैम्पू और केमिकल का इस्तेमाल भी करती, लेकिन उसके सफेद बालों को काला कोई नहीं कर पाया, बल्कि उसके बाल तो पहले से भी ज्यादा बेजान और रूखे सूखे हो जाते हैं। ऐसे एक दिन पलक सोनम के पास जाती है और बोलती है, दीदी घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो रसोई में चलो और खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। मैं नहीं बना रही कुछ भी, जब देखो तब कोई ना कोई आता ही रहता है। अकेले बना लो तुम खाना। कैसी बातें कर रही हो दीदी, मैं अकेले रसोई में कैसे बनाऊंगी? क्यों नहीं बना सकती हो? सर के बाल ही तो सफेद हुए हैं ना, उम्र से तो तुम जवान ही हो। एक दिन अगर मेरी जगह काम धंधा कर लोगी तो क्या हो जाएगा? दीदी आप सारी बातों को मेरे बालों से क्यों जोड़ देती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बालों से नहीं जोड़ू तो फिर क्या तुम्हारे हाथों से जोड़ू? जाओ खाना बना लो, मैं कुछ भी नहीं बना रही। सोनम का ऐसा जवाब सुनकर बेचारी पलक उदास होकर वापस से रसोई में जाती है और अकेले ही खाना बनाना शुरू कर देती है। सोनम आराम से कमरे में सोई हुई होती है। कुछ देर बाद घर के मेहमान आ जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर मेहमानों का स्वागत करती हैं। जैसे ही पलक खाना परोसने के लिए हाथों में खाना लेकर जाती है, तभी सभी मेहमानों के बीच में बैठी हुई एक औरत बोलती है, अरे आप बैठ जाइए, इस उम्र में भी आप काम कर रही हैं। आप ना आराम करिए, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है। अरे अरे चिंता मत कीजिए आंटी जी, ये बस दिखने में ही बुढ़िया है, ये जवान है, दिखती बस बुढ़िया है। मैं कुछ समझी नहीं, ये तुम्हारी जेठानी है? मुझे तो लगा कि ये काम करने वाली हाउस हेल्पर है। अरे अरे हाउस हेल्पर नहीं है, बहू है ये इस घर की। ओ माफ करना, इसके सफेद बाल देखकर ना मुझे लगा कि ये बूढ़ी नौकरानी है। नहीं नहीं, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये मेरी देवरानी है। ये सारा खाना जवान जेठानी और बूढ़ी देवरानी ने मिलकर बनाया है। खाना तो बहुत अच्छा बना है, खाने में तो कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो पलक बहू के बालों में है। इसे थोड़ा जल्दी ठीक करवा लो, वरना मेरी तरह हर कोई गलत समझ के चला जाएगा। और ऐसे ही सभी मेहमानों के बीच में पलक की इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। बेचारी पलक सारा दिन सोनम के साथ रसोई में खूब मेहनत किया करती, लेकिन जितनी तारीफ उसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। इससे तो ज्यादातर हर दिन उसके सफेद बालों की वजह से उसकी बेइज्जती हो जाया करती। दिन गुजरते हैं, वो अपनी बेइज्जती के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन वो अपने कमरे में शीशे के आगे बैठी हुई थी और कैंची लेकर खुद से बोलती है, बस बहुत हो गया, हर कोई मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहता है। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, रसोई में अपनी जेठानी के साथ इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरा नाम नहीं करता। जिसे देखो बस मेरा मजाक बनाता रहता है। अब मैं गंजी हो जाऊंगी, फिर कोई मुझे नहीं सताएगा, नहीं कहेगा कुछ भी। आज इन बालों को मैं खत्म ही कर दूंगी। पलक अपने सफेद बालों पर कैंची चलाने ही वाली होती है कि वहाँ पर उमा और सोनम आ जाते हैं। सोनम जल्दी से पलक के हाथों से कैंची लेकर एक तरफ रख देती है और उमा बोलती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या? ये सब तू क्या कर रही है? तेरे नाम फिल्म की गजनी क्यों बन रही है? तो और क्या करूं, बालों की वजह से हर कोई मेरा मजाक बनाता है। मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं होता माँ जी। तो इसका मतलब तुम गंजी हो जाओगी? गंजी होने से क्या तुम्हारी चीजों का हल निकल जाएगा? तब लोग तुमको सुनाना बंद कर देंगे क्या? आप तो चुप ही रहिए दीदी, आप भी हमेशा सारी चीजों को मेरे बालों से ही जोड़ देती हैं, फिर चाहे वो रसोई का काम हो या घर का काम हो। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? अरे मैं तो मजाक करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू सारी बातों को दिल पर लगा लेगी। तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? अरे हम जैसे हैं ना वैसे ही हमें खुद को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप तो ये बात रहने ही दीजिए माँ जी, मैं सारा दिन दीदी से ज्यादा रसोई में काम करती हूँ, लेकिन कभी आपने मेरी तारीफ नहीं करी। आप तो बस सबके साथ मिलकर मेरा मजाक बनाती है।
मुझे आप लोगों की झूठी तसल्ली की कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए आप दोनों यहाँ से। पलक उमा और सोनम को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। पलक की सारी बातें सुनकर उमा सोनम को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद दोनों पलक के बालों को वापस से काला करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे घर पर ही मेहनत करके बनाते हैं और शैम्पू और कलर बनाकर वो तैयार करते हैं। दोनों मिलकर पलक के बालों में वो घर का बनाया हुआ आयुर्वेदिक बालों का कलर लगाते हैं। साथ ही पलक को सर धोने के लिए घर पर तैयार किया हुआ शैम्पू भी दिया जाता है। 1 महीने के अंदर ही पलक के सर के ज्यादातर बाल वापस से काले होने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर पलक बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद वो अपनी जेठानी और सास से बोलती है, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। आप लोगों की वजह से मेरी बरसों पुरानी समस्या का समाधान हो गया। मेरे सिर के बाल वापस काले होने लग गए। ये तो हमें करना ही था। अब मैं सारी जिंदगी ये थोड़ी ना लोगों से सुन सकती हूँ कि आप बुढ़िया हैं। और नहीं तो क्या, अभी तो मैं भी जवान हूँ, तो मेरी बहू क्यों बूढ़ी दिखे। तेरी मदद करना तो बनता है ना। मतलब आप दोनों मेरी टांग खींचने से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे मेरे बाल सफेद हो या काले। बिल्कुल भी नहीं। अरे सारा जीवन हमें रसोई में एक साथ काम करना है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों को देखकर कोई भी हमारा मजाक बनाए। इसका मतलब ये सब कुछ आपने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया है। फायदा चाहे किसी का भी हो, लाभ तो सबसे ज्यादा तुम्हें ही मिल रहा है ना। सोनम की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे ही जेठानी और सास के आयुर्वेदिक नुस्खे से पलक के सफेद बाल काले हो जाते हैं और अब उसे कोई भी ताने देकर नहीं चिढ़ा था और न ही वो मजाक का पात्र बनती। कमला का पति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था कमला और उसके 2 बच्चों को, जिनकी परवरिश करना और खर्च चलाना अब कमला के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती और अपना घर चलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब किसी के घर में वो काम कर रही थी तो बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज सुनकर वहाँ की मालकिन आती है, जो टूटी हुई प्लेट देखकर वो कमला से गुस्से में बोलती है, अरे कलमुही, ये सब क्या किया तूने? कांच की प्लेट तोड़ दी। तुझे पता भी है ये कितनी महंगी है? जितने की एक प्लेट है ना, उतने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा। मालकिन माफ कर देना, गलती से हाथ से छूटकर ये मुझसे टूट गई, आगे से नहीं होगा। क्या कहा? गलती से हो गया? ये बता, इसके पैसे कौन देगा? इतनी महंगी प्लेट थी ये, हजारों में कीमत है इसकी। मालकिन मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद आपके पास काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। ठीक है, फिर इस महीने की पगार में से तुझे मैं 1 पैसा नहीं देने वाली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में 1 पैसा भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो? मुझे तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। काम करना है कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझ जैसी हजारों नौकरानी मिल जाएंगी मुझे, लेकिन मैं तुझे इस महीने कुछ नहीं देने वाली हूँ, समझी तू? इतना कहकर अब मालकिन वहाँ से चली जाती है और कमला रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उसे मिलते हैं और पास में एक पापड़ बेचने वाले के पास कमला को ले जाकर पापड़ लेने के लिए कहते हैं। कमला के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन पापड़ वाले को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, मुझसे अच्छी तो इस पापड़ वाले की किस्मत है। कम से कम ये किसी और के पास काम तो नहीं करता, खुद का कमाता है और खुद का खाता है। किसी बात की कोई चिंता नहीं। काश मैं भी ऐसा अपना कोई काम कर पाती, इस पापड़ वाले की तरह। इतना कहकर अब कमला वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब फिर से कमला अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर देती है, वो भी उसके पैसे दिए बिना ही। ये देखकर कमला रोती हुई घर वापस जाती है और कुछ समय बाद वो खुद से बोलती है, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो मालकिन आज नहीं तो कल मुझे घर से बाहर कर ही देती, लेकिन अब मैं और दूसरों के घर नौकरानी बनकर नहीं जी सकती। मुझे भी खुद के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मैं दूसरों के सहारे न रहूं। क्यों ना उस पापड़ वाले की तरह मैं भी पापड़ बनाकर बेचूं, लेकिन इसके लिए भी तो पैसे चाहिए, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब कमला मोहल्ले के एक बड़े से दुकानदार के पास जाती है, जो कभी कमला के पति का दोस्त हुआ करता था। उसके पास जाकर कमला उससे मदद के लिए बोलती है, बिरजू भाई, आज मैं यहाँ आपसे एक मदद मांगने आई हूँ।
आप मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आपसे मदद मांगना सही लगा। हाँ भाभी जी, कहो ना क्या मदद चाहिए आपको मेरी। अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। बिरजू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, पापड़ बेचने का। क्या कहा, पापड़ बेचने का? लेकिन भाभी जी, आज के समय में भला कौन खाता है पापड़? हमारे जमाने के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाया करते थे, लेकिन आज के तो सभी लोग चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, अरे यही सब खा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापड़ जरूर बिकेंगे, इसलिए मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अरे भाभी जी, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरी पत्नी को जानती है ना। अरे अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हैं, अरे तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रखकर आपसे पैसे ले सकूं। है ना आपका घर, आप मुझे घर के कागजात दे दें और पैसे ले जाओ। जब पैसे हो तब वापस ले जाना पेपर। लेकिन बिरजू भाई, ले देकर एक घर ही तो है मेरे पास, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो भी चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तो मैं कौन सा बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप पैसे ले जाइए और कागज गिरवी रख दीजिए, अब बाद में पैसे देकर कागज ले जाना। अब कमला बिरजू की बातों में आ जाती है और अपने घर के कागज बिरजू के पास रख देती है और वहाँ से पैसे ले जाती है, जिससे वो पापड़ बनाने का सारा सामान भी ले लेती है और फिर पापड़ बनाना भी शुरू कर देती है, जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। और सारे पापड़ बनाने के बाद वो एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे ताजे पापड़, करारे करारे पापड़ ले लो। कमला लगातार ऐसे ही आवाज लगाती है और पापड़ बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस घंटों तक कोई भी उससे पापड़ नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कमला को लगता है कि अब बच्चे उससे पापड़ जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब आखिर में एक बच्चा और उसकी माँ आ रहे थे। पापड़ वाली को देखकर वो बच्चा अपनी माँ से पापड़ लेने की जिद करता है और उसकी माँ कमला के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन जी, ये पापड़ कैसे दिया आपने? बहन जी, बस 10 रुपए के 2 हैं, बताओ कितने दूं आपको? 2 पापड़ दे दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए। वो पापड़ लेकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा था और कमला ने पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए ही कमाए थे। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी हुए अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, जल्दी से खाना दे दो। क्या कहा? खाना? खाना तो नहीं है। मैं सुबह से स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेच रही थी, तो घर में कुछ नहीं बना पाई। माफ कर देना बच्चों। कोई बात नहीं माँ, हम पापड़ ही खा लेंगे। वैसे भी मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आप भी खाइए। मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कब तक बहाना करती रहूंगी और इन्हें भूखा रखूंगी? यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कमला ने जहां अपनी पहले दुकान लगाई थी, वहां ना लगाकर दूसरी जगह अपनी पापड़ की दुकान लगाती है। किस्मत से उसके पापड़ों की वहां पर काफी बिक्री हो जाती है और इस बात से कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अब हर दिन कमला स्कूल के बाहर जाकर पापड़ बेचा करती थी। एक दिन स्कूल के बाहर बैठकर चौकीदार कमला को वहां से ये कहकर भगा देता है कि स्कूल वालों ने कमला को बाहर पापड़ लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे आने से पहले पापड़ लिया करते थे और जाने के बाद भी पापड़ लिया करते थे, इसलिए कमला को वहां से भगा दिया जाता है। कमला परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे अपने पापड़ लिए बैठ जाती है, जहाँ पर एक आदमी आता है और कमला से बोलता है, क्या आप वही पापड़ वाली हैं जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी? हाँ साहब, मैं वही पापड़ वाली हूँ जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पापड़ नहीं बेचूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि आप यूं ही स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेचें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर बैठ के हमारे लिए पापड़ बनाएं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ,
मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए पापड़ बनाएं। हमारा पापड़ का बिजनेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमें इसके लिए एक अच्छी पापड़ बनाने वाली चाहिए। और हमने सुना है कि आपके पापड़ बहुत टेस्टी मिलते हैं, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? साहिब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो जरूर आपके लिए पापड़ बनाऊंगी। इससे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ठीक है, आप आज से ही हमारे लिए काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको पापड़ बनाने का एडवांस दे देता हूँ और आप काम पर लग जाइए। अगले ही दिन से कमला एक बड़ी कंपनी के लिए पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर पाती है।